नमस्कार, मैं डीवी कुशवाहा। आज हम चर्चा करेंगे महान सम्राट अशोक, जो भारतीय भूभाग को एक करने में जिनकी महान प्रयास रहा है। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर लिखती हैं कि अंग्रेज़ों के पहले भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकरण करने में सम्राट अशोक भारत का पहला राजा था। सम्राट अशोक का जन्म 305 ईसा पूर्व में मगध में हुआ था। इनके पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य के संस्थापकों और उसको शासन चलाने वालों में प्रमुख थे। मगध साम्राज्य की राजधानी उस समय पाटलिपुत्र थी। अशोक अपने पिता के शासनकाल में उज्जैनी और तक्षशिला में 2 जगह का गवर्नर रहा। तक्षशिला विद्रोह को दबाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन एक बार फिर जब विद्रोह हुआ तो बिंदुसार ने सुसीमा को भेजा, जो उसका बड़ा पुत्र था। उत्तराधिकारी के लिस्ट में सुसीम पहले पायदान पे था तथा अन्य पायदान पर अन्य व्यक्ति थे, जबकि अशोक का नाम नहीं था। अशोक उत्तराधिकार की लड़ाई में अपने भाई सुसीम की हत्या करके, अन्य किंवदंतियों के अनुसार 99 भाइयों की हत्या करके लगभग 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाया। हालांकि गद्दी पर वह 272 में बैठा था, लेकिन आंतरिक हलचल और कलह बना रहा। अशोक के शासनकाल के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, जो उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया, वह था 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और धम्मभेरी की जगह रणभेरी की जगह धम्मभेरी को अपना लिया। वह सुसीम के बड़े पुत्र निग्रोध से बहुत प्रभावित था और उसके कहने से ही उसने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। बौद्ध धर्म उसमें एक सामान्य प्रचलित धर्म था, जिसको विस्तारित करने में सम्राट अशोक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसका विवाह महादेवी शाक की, जो बिरसा की राजकुमारी थी, उसके साथ हुआ। उसके 2 पुत्र हुए, महेंद्र और संघमित्रा, जिनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसके अलावा सम्राट अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीत हुई, तीसरी बौद्ध संगीत हुई, जिसके अध्यक्ष मोगल पुत्तिस से। इसी महासंघ में या संगीत में त्रिपिटक का रचना की गई। इसे हम अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक के नाम से जानते हैं, जो बौद्ध धर्म को एक व्यवस्थित रूप देने का कार्य किया। अपने 37 वर्ष के शासनकाल में अशोक ने पूरे अपने साम्राज्य को अफ़गानिस्तान से लेकर बंगाल के खाड़ी तक विस्तारित कर दिया।
अपने विचारों को कैसे संचित रखे, इसके लिए उसने डेरियस से एक प्रेरणा ली और शिलालेखों के माध्यम से अपने विचारों आदर्शों को स्तंभ लेखों में लिखवाया और उस समय की प्रचलित भाषा पाली तथा लिपि ब्राह्मी का प्रयोग किया गया। हालांकि क्षेत्र के अनुसार इनका अलग अलग स्वरूप भी मिलता है। कुछ जगह आरमैइक, कुछ जगह खरोष्ठी लिपि का भी इसने प्रयोग किया। समयांतराल के साथ मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी उतने कुशल न रहे और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। 184 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ के उसके मंत्री पुष्यशुंग मित्र ने कर दी थी। फिर भी सम्राट अशोक ने जो कुछ भी अपने शासनकाल में किया वह एक अविस्मरणीय उपलब्धि मानी जाएगी। 19वीं शताब्दी में विस्मृत हुए ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की और चीनी यात्री वेनसांग, इत्सिंग, फाहयान की यात्रा विवरण के आधार पर अनेक स्थलों की खुदाई हुई, जिसमें सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, भरहुत जैसे प्रमुख स्थलों की खोज हुई। सम्राट अशोक की शासन चिन्ह स्वतंत्रता के बाद हमारे राज चिन्ह के रूप में शीर्ष स्तंभ या शेरों की जो राज चिन्ह के रूप में 4 मुख वाले शेर स्वीकार किए गए। इसके अलावा चक्र को स्वीकार किया जो हमारे तिरंगे झंडे में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस पहचान को अपनाकर न हम केवल सम्राट अशोक की याद कर रहे हैं, बल्कि हम इनके साथ उन महान हस्तियों को भी याद कर रहे हैं जो उनके साथ जुड़े थे। सम्राट अशोक भले ही बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन उसका विचार अनेक धर्मों के प्रति बहुत ही सहिष्णु था। अपने 12वें शिलालेख में लिखता है कि किसी को भी अन्य धर्मों की उपेक्षा या निंदा नहीं करना चाहिए। किसी भी धर्म का व्यक्ति यदि अपने धर्म की प्रशंसा करता है, अन्य धर्म की निंदा करता है, तो वह अपने ही धर्म के पतन का कारण बनता है। यानी वह एक ऐसी नैतिक अवधारणाओं को उत्पन्न करना चाहता था, अपनाना चाहता था, जिससे जनता में सुख, शांति और कल्याणकारी जैसी भावनाओं का प्रादुर्भाव हो। इस तरह से महान सम्राट अशोक भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।